नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों। बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं कि याद करते हैं फिर भूल जाते हैं। तो देखिए, भूलना मानव की स्वाभाविक क्रिया है। फिर भी अगर आप कुछ स्ट्रेटजी के साथ पढ़ाई करते हैं तो आप जल्दी भूल नहीं पाते हैं और लंबे समय तक आपको याद रहता है। तो ऐसे समझिए कि पढ़ना और लिखना ज्ञान की सामग्री को जुटाना है। सोचना और विचारना ही उसे स्मरणीय बनाता है। यानी कि जब भी आप पढ़ाई या तो याद करके उठें तो आप कुछ भी अदर काम कर रहे हो, जैसे कि आप बर्तन धो रहे हो, खाना बना रहे हो, तो उस याद की हुई चीज़ को मन ही मन सोचते रहें। कम से कम 2 बार जरूर मन ही मन रिपीट करें। इससे क्या होगा, आपको हमेशा हमेशा के लिए याद हो जाएगा और जल्दी आप भूल नहीं पाएंगे और बहुत जल्द और कम समय में आप निश्चित रूप से सफल हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे सामाजिक आधारित संरचना के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है सामाजिक आधारित संरचना के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता है, वो है ऊर्जा और परिवहन। इसको सामाजिक आधारित संरचना के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो गया। ठीक है, इसे याद कैसे रखना है, देखिए याद करना है, थोड़ा सा रिलेट कर लेना है। एक होता है सामाजिक आधारित संरचना और एक है वो आता है, एक है आर्थिक आधारित संरचना। ठीक है, तो जैसे ये ऊर्जा और परिवहन ये आर्थिक आधारित संरचना के अंतर्गत आता है। ठीक है, अब ये सामाजिक आधारित संरचना के अंतर्गत आया ना, तो सामाजिक में यहाँ देखिए सो है ना, तो देखिए शिक्षा, आवास, इसमें भी सो, और स्वास्थ्य, ये तीनों क्या हो गया, सामाजिक आधारित संरचना के अंतर्गत है। कौन कौन सा है, शिक्षा, आवास और स्वास्थ्य। ठीक है, और ऊर्जा, परिवहन, संचार, ये सब क्या है, आर्थिक आधारित संरचना के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन स्वतंत्रता सेनानी ने जेल की दीवारों पर महाकाव्य कमला लिखा था। तो इसका करेक्ट आंसर है बी.डी. सावरकर ने लिखा था। दोस्तों, तैयारी करने का शानदार तरीका यह होता है कि आप जब भी पढ़ें तो आपके सामने जो भी क्वेश्चन आए तो उससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में पूछा जाता है, सबको एक साथ रिविजन करना चाहिए। अब जैसे बी.डी. सावरकर से और कौन सा क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि अभिनव भारत की स्थापना किसने किया, तो बी.डी. सावरकर ने किया था 1904 ईस्वी में। एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास, ये पुस्तक किसने लिखा, तो बी.डी. सावरकर ने लिखा। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि रिपीट होते रहता है बार बार कि किसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता का पहला संग्राम कहा था, तो ये बी.डी. सावरकर ने ही कहा था। ठीक है, एक क्वेश्चन यहाँ और याद रख लेना है, इससे ये मदन मोहन मालवीय से ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था, तो मदन मोहन मालवीय ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सबसे पुराना है, तो इसका करेक्ट आंसर है अजंता और एलोरा की गुफाएं सबसे पुराना है। तो अब इसको जानने के लिए आपको क्या है, सबकी ईस्वी जानना पड़ेगा कि कौन सा कब स्थापित हुआ था। तो अजंता और एलोरा की गुफा बना था 5वीं से 11वीं शताब्दी के बीच में बना था। ठीक है, और खजुराहो का मंदिर है 950 से 1050 ईस्वी के बीच में इसका निर्माण हुआ था। ठीक है, और स्वर्ण मंदिर का निर्माण 1588 में हुआ था। और एक है ताजमहल, ताजमहल का निर्माण हुआ था 1648 में। तो सबसे पहले जो ये 5वीं से 11वीं शताब्दी के बीच हुआ था, ये अजंता और एलोरा की गुफा, ये सबसे पुराना है। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे कि ताजमहल के बारे में ये क्वेश्चन आता है कि ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था, इसका मुख्य कलाकार कौन था, तो उस्ताद अहमद लाहौरी था। ठीक है, स्वर्ण मंदिर का निर्माण किसने करवाया, तो स्वर्ण मंदिर का निर्माण की शुरुआत किया था गुरु रामदास और इसका पूर्ण किया था गुरु अर्जुन देव ने। ठीक है, और खजुराहो का मंदिर किसने बनवाया था, तो चंदेल शासकों ने बनवाया था। और अजंता और एलोरा का गुफा जो है उसको कौन बनवाया था, राष्ट्रकूट और सातवाहनों ने बनवाया था। तो ये ध्यान रखना आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोक नृत्य और राज्यों के युग्मों में कौन सा एक सुमेलित नहीं है, तो झूमर ये दिया हुआ हरियाणा, तो ये सुमेलित नहीं है क्योंकि झूमर जो है ना, ये नृत्य जो है हरियाणा में नहीं मनाया जाता है, ये बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, पश्चिम बंगाल का लोक नृत्य है ये झूमर। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाता है ए, ये गलत है, सुमेलित नहीं है ये। बाकी तमाशा, लावनी ये सब महाराष्ट्र का है, कजरी उत्तर प्रदेश का है, बाउल पश्चिम बंगाल का, ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुद्रा राक्षस नाटक के लेखक कौन है,
तो इसका करेक्ट आंसर है विशाख दत्त। मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? विशाख दत्त है। कई इंपॉर्टेंट बुक है जो कि एग्जाम में है ना रिपीट होते रहता है, तो आपको याद रखना है। जैसे अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? कौटिल्य। कौटिल्य का नाम ही है विष्णुगुप्त, और चाणक्य भी इसे ही कहा जाता है, ठीक है। अब कालिदास की प्रसिद्ध पुस्तक जो एग्जाम में पूछा जाता है, जैसे मेघदूतम के लेखक कौन है? तो कालिदास है। अभिज्ञान शकुंतलम के लेखक कालिदास। कुमार संभवम के लेखक कालिदास। रघुवंशम के कालिदास। तो आपको याद कैसे रखना है? देखिए सब पुस्तक के ना लास्ट में जो वॉइस है ना एक जैसा आएगा। मेघदूतम, अभिज्ञान शकुंतलम, कुमार संभवम और रघुवंशम, ये सभी के लेखक हैं कालिदास, ठीक है, ये ध्यान रखना है। और एक पुस्तक है स्वप्नवास वदता, इसके लेखक है भास, ठीक है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य की संख्या है। तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य देश कितना है? 5 देश है, ठीक है। वो 5 देश कौन कौन सा है ये पूछ लिया जाता है एग्जाम में, और ऑप्शन में दे दिया कि इनमें से कौन नहीं अस्थायी सदस्य नहीं देश है। तो आपको याद रखना है वो 5 देश है, अमेरिका, ब्रिटेन, चीन। देखिए ऐसे समझिए, अमेरिका, ब्रिटेन, चीन, फ्रांस और रूस, ठीक है। इसे याद कैसे रखना है? आपको हमेशा याद रहे तो ABC को फाड़ दो, यानी कि ABC यानी कि अमेरिका, ब्रिटेन और चीन, फाड़ दो यानी फ्रांस और रूस। ये संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 अस्थायी सदस्य देश है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब यहाँ कुछ क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, जैसे UNO की स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? इसको स्थापना हुआ था पहले कब? 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था, और इसी 24 अक्टूबर से ना UNO का स्थापना दिवस मनाया जाता है, ठीक है। अब UNO का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में। अब करंट अफेयर में याद रखना एक क्वेश्चन कि UNO का वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो एंटोनियो गुटेरेस है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीराकुंड बांध स्थित है, तो ये कहाँ है? उड़ीसा में है, ठीक है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट पूछा जाता है कि हीराकुंड बांध किस नदी पर है? तो ये महानदी पर है। इसे याद कैसे रखना है? हीरा महान लोग पहनते हैं, यानी हीराकुंड बांध महानदी पर स्थित है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। अच्छा, विश्व का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो वो हीराकुंड बांध ही है, ये ध्यान रखना है। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो टिहरी बांध है, ये ध्यान रखना है। टिहरी बांध किस नदी पर है? भागीरथी नदी पर है, उत्तराखंड में। और भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर है? ये एग्जाम में पूछा जाता है, तो सतलज नदी पर है। कहाँ है? पंजाब में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2001 से 11 के मध्य बिहार में औसत दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर कितनी रही है? तो इसका करेक्ट आंसर है 25.1% रहा है। ये बात हो रही 2001 से 11 तक, लेकिन अब जो नया जनसंख्या आपका आ गया है रिपोर्ट 2022 में हुआ, तो अब आपको याद रखना है, कौन सा जानना है? 2011 से 21 तक के जो हुआ वो दशकीय वृद्धि कितना रहा है, ठीक है। तो इसका जो दशकीय वृद्धि है 22.3% है। अब जो नया जनसंख्या रिपोर्ट आया 22.3%, यानी कि अगर देखा जाए तो पहले के अनुसार है ना ये कुछ कम हुआ है ना, घटा है। तो 2011 से 21 तक जो बिहार की जनसंख्या औसत दशकीय वृद्धि है 22.3% है। अब एक क्वेश्चन ये याद रखना है आपको कि सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाला राज्य कौन सा रहा है 2011 के जनगणना के अनुसार? तो वो रहा मेघालय, ठीक है। 2011 के अनुसार नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि दर वाला राज्य कौन सा रहा है? तो वो नागालैंड रहा है, ठीक है। ये एग्जाम NTPC में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि कहाँ नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि दर्ज किया गया है? तो नागालैंड में। इसे याद कैसे रखना है? नकारात्मक नागालैंड है ना, निगेटिव नागालैंड ऐसे रिलेट कर लेना है, ठीक है। और एक क्वेश्चन याद रखना है आपको करंट अफेयर में कि 2022 की जो जनगणना के अनुसार 2023 में जो रिपोर्ट आया है वो बिहार का लिंगानुपात अब कितना है? तो 953 है, ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? तो इसका करेक्ट आंसर है 21 जून को दिखाई देता है, ठीक है। यहाँ से समझना है नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? 21 जून को दिखाई देता है। अब 21 जून से कोई एक क्वेश्चन याद आ रहा है इंपॉर्टेंट, कौन सा क्वेश्चन है? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 जून को ही मनाया जाता है, ठीक है। 21 जून को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। और एक क्वेश्चन और 21 जून से आता है कि उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? तो 21 जून को ही होता है, ठीक है, ये हो गया। अब रही बात ये नॉर्वे के बारे में एक और क्वेश्चन कौन सा पूछा जाता है कि मध्य रात्रि के सूर्य का देश किसे कहा जाता है? तो नॉर्वे को कहा जाता है।
अब मध्य रात्रि के सूर्य का देश आया, तो अब यहाँ साथ में ये क्वेश्चन भी देख लेंगे कि उगते सूर्य का देश किसे कहा जाता है, तो जापान को कहा जाता है, तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहली पंचवर्षीय योजना का आधार था, तो पहली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है, हेरोड डोमर मॉडल पर आधारित है। अब देखिए पंचवर्षीय योजना से कई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों। इस तरह से आप पढ़ाई करेंगे ना, इस तरह से तैयारी करने पर क्या होता है, बहुत कम समय में आप निश्चित रूप से सफल हो जाएंगे। तैयारी इसे कहा जाता है स्मार्ट स्टडी। अब पंचवर्षीय योजना आया, अब पंचवर्षीय योजना से जो भी इस चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन पूछा जाता है सबको यहाँ तुरंत देखेंगे। जैसे पहली पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कितना था, 1951 से 56, दूसरा 56 से 61, तीसरा 61 से 66, और एक क्वेश्चन आता है कि योजना अवकाश की अवधि थी, तो योजना अवकाश की अवधि थी ना, जैसे 3 को लगातार पंचवर्षीय योजना हुआ, 1951 से 56, 1956 से 61 और तीसरा 61 से 66। अब 66 से ये क्या हुआ, थोड़ा देर मतलब कि अवकाश हो गया था, योजना अब वो नहीं हुआ था, योजना पंचवर्षीय योजना नहीं हुआ था, यानी कि 1966 से 69 ये योजना अवकाश कहलाया। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है योजना अवकाश की अवधि है तो कौन सा है, 1966 से 69 है। फिर चौथी पंचवर्षीय योजना हुआ था 1969 से 74 हुआ था, ठीक है, ये ध्यान रखना है। ये हो गया। और एक क्वेश्चन जो कि पहली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है, तो हेरोड डोमर मॉडल पर आधारित है ये क्वेश्चन, और एक ये कई बार रिपीट एग्जाम में हुआ है, ठीक है, ध्यान रखना है। ये कौन सा है, तो दूसरी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है, तो पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित है। ये दोनों एकदम रट के रखना है, कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है, ठीक है। तो ये हो गया। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि दुर्गापुर इस्पात संयंत्र किस पंचवर्षीय योजना में स्थापित हुआ था, तो आपको याद रखना है दुर्गापुर इस्पात संयंत्र, भिलाई इस्पात संयंत्र और राउरकेला इस्पात संयंत्र, ये तीनों इस्पात संयंत्र की स्थापना दूसरी पंचवर्षीय योजना में हुआ था, ठीक है। अब एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि दुर्गापुर इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से स्थापित हुआ था, तो ये दुर्गापुर हुआ था ब्रिटेन के सहयोग से स्थापित हुआ, इसे याद रखना है द्रविड़, यानी कि दुर्गापुर ब्रिटेन के सहयोग से स्थापित हुआ। और भिलाई इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से स्थापित हुआ, तो रूस के देश के सहयोग से स्थापित हुआ था। इसे याद कैसे रखना है, भीरू, यानी कि भिलाई रूस के सहयोग से स्थापित हुआ था। और एक क्वेश्चन बच गया राउरकेला, राउरकेला किस देश के सहयोग से स्थापित हुआ, तो जर्मनी के सहयोग से स्थापित हुआ, इसे याद रखना, राज्य यानी राउरकेला जर्मनी के सहयोग से स्थापित हुआ था। एक क्वेश्चन आता है पंचवर्षीय योजना से ये कि गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया, तो 5वीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया था, ठीक है। और एक दो क्वेश्चन और याद रख लीजिए जो कि एग्जाम में आता है कि पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो कृषि का विकास था, और दूसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य औद्योगिक विकास था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाहियान भारत में किसके समय भारत आया था, मतलब फाहियान भारत में किसके शासनकाल में आया था, तो ये आया था, फाहियान आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के समय भारत आया था, ठीक है। अगर पिछले क्वेश्चन में और कुछ अगर जानना चाहते हैं करेंट अफेयर में भी, तो एक चीज़ और जान सकते हैं कि देखिए अंतिम पंचवर्षीय योजना का जो कब हुआ, अंतिम पंचवर्षीय योजना था 12वीं पंचवर्षीय योजना, वो 2012 से 2017 तक था, ठीक है। अब योजना आयोग जो है ना, अब उसका नाम चेंज हो गया, नाम उसका क्या बदल के हो गया, नीति आयोग। अब नीति आयोग के गठन कब हुआ, 1 जनवरी 2015 को हुआ था, ये ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फाहियान भारत में किसके शासन काल में आया था, तो ये आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के समय भारत आया था, ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय भारत आया था। और एक फाहियान है ना, और एक है हुएनसोंग, ठीक है, ये दो ही है जो कि एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो फाहियान हो गया चंद्रगुप्त द्वितीय के समय, और हुएनसोंग आया था हर्षवर्धन के समय भारत आया था, ठीक है। हुएनसोंग हर्षवर्धन, कभी कंफ्यूजन ना हो तो इसलिए ऐसे याद रखिए, रिलेट कर लीजिए, हुएनसोंग हर्षवर्धन, हुएनसोंग हर्षवर्धन। देखिए ये जो फाहियान है ना, इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हुएनसोंग। हुएनसोंग के बारे में कई बार एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट हुआ है और अलग अलग टाइप के क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है ना। जैसे हुएनसोंग किसके समय आया था, तो हर्षवर्धन के समय आया था। हुएनसोंग भारत कब आया था, ये भी बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो 630 ईस्वी में आया था, ठीक है। और हुएनसोंग किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था, तो नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था, ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था, ठीक है। अब है कि देखिए ऑप्शन में जो दिया है ना, सभी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जैसे अशोक, चंद्रगुप्त द्वितीय भी है, हर्षवर्धन है, चंद्रगुप्त मौर्य, ये सभी के बारे में एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि अभी आपको चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में बताया, आपको ना चारों ऑप्शन में से अशोक
हर्षवर्धन, चंद्रगुप्त द्वितीय और चंद्रगुप्त मौर्य, ये चारों के बारे में ना कम से कम 1 या 2 क्वेश्चन है ना जो कि एग्जाम में पूछा जाता है, आप कमेंट में लिखिएगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा ना कि आप इसे आपको याद भी हो जाएगा और आपका जो कमेंट जो पढ़ेंगे उनको भी जानकारी हो जाएगा। तो इस चारों के बारे में एक एक क्वेश्चन जो कि एग्जाम में पूछा जाता है तो आप है ना कमेंट में लिखिएगा। देखिए कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने का मज़ा तब आता है ना जब क्वेश्चन आंसर के साथ आप खेलते हैं, ठीक है। तो जो जितना जानते हैं तो इनके बारे में ना, ये तीनों के बारे में, चारों के बारे में वो उतना आप कमेंट में लिखिएगा, ठीक है, तो मज़ा आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, शांति वन संबंधित है, तो इसका करेक्ट आंसर है जवाहरलाल नेहरू से संबंधित है शांति वन। शांति वन है क्या, तो जवाहरलाल नेहरू के समाधि स्थल शांति वन है, ठीक है। अब क्या समाधि स्थल के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है तो हम यहाँ पर याद कर लेंगे कुछ इंपॉर्टेंट, जैसे इंदिरा गांधी का समाधि स्थल क्या कहा जाता है, शक्ति स्थल है ना, शक्ति स्थल कहा जाता है। आज जगजीवन राम का कौन है, समता स्थल है। और वीर भूमि किसका है, राजीव गांधी का है। और लाल बहादुर शास्त्री का है विजय घाट। जवाहरलाल नेहरू का है शांति वन। और बापू का है यानी कि गांधी जी का है राजघाट। और चौधरी चरण सिंह का है किसान घाट। देखिए इसे याद कैसे रखना है, तो थोड़ा सा इसके में रिलेट कर लेंगे। कैसे, इंद्र की शक्ति जग में समता, तो इसमें 2 आदमी का हो गया। इंद्र की शक्ति जग में समता यानी इंदिरा गांधी का शक्ति स्थल, जग में समता यानी जगजीवन राम का समता स्थल, ये हो गया। वीर है राजीव लाल विजय यानी कि वीर भूमि है राजीव गांधी का, लाल विजय यानी कि लाल बहादुर शास्त्री का विजय घाट। और आगे क्या है, चाचा रहे शांत अब बापू करे राज। देखिए एक एक लाइन से जोड़ते जाएंगे तो आपको एक कहानी हो जाएगी और याद रहेगा। चाचा रहे शांत बाबू करे राज यानी कि चाचा नेहरू का समाधि स्थल का नाम क्या है, शांत यानी कि शांति वन। अब बापू करे राज यानी कि गांधी जी का है राजघाट। और एक याद कर लेना आपको, चौधरी चरण सिंह का कहाँ है, किसान घाट है ना, चौधरी किसान, ठीक है, चौधरी किसान यानी कि चौधरी चरण सिंह का है वो किसान घाट है समाधि स्थल। तो ऐसे याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13। चीन के हांगझू में आयोजित एशियाई खेल 2023 के दौरान भारतीय दल का आधिकारिक प्रायोजक किस ब्रांड को बनाया गया, तो इसका करेक्ट आंसर है ये अमूल को बनाया गया था, ठीक है। अब यहाँ पर करंट अफेयर से भी कुछ क्वेश्चन याद रखेंगे, जैसे कि एशियाई खेल 2023 में भारत ने कुल कितना पदक जीता, तो 107 पदक जीता, ठीक है। 28 स्वर्ण पदक जीता और 38 रजत पदक जीता और 41 कांस्य पदक जीता, ठीक है। अच्छा, एशियाई खेल 2023 में प्रथम देश कौन था, यानी सबसे ज़्यादा पदक किसने जीता, चीन ने जीता। भारत किस स्थान पर रहा था, तो चौथे स्थान पर रहा था, ठीक है। अब यहाँ क्या है कि एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, देखिए करंट अफेयर में क्या है, जो खेल है ना बड़े बड़े खेल है, जैसे कि एशियाई खेल हो गया, फीफा वर्ल्ड कप हो गया, ओलंपिक खेल हो गया और राष्ट्रमंडल खेल हो गया। इसका क्या है, ये खेल पहले मतलब कि ठीक पहले कहाँ हुआ था और अगला खेल कहाँ होगा, ये दोनों आपको याद रखना है, ठीक है। इसमें क्वेश्चन निश्चित रूप से पूछा जाता है एग्जाम में। तो एशियाई खेल 2023 है ये हुआ था चीन में। अब 2027 में कहाँ होगा, ठीक है। एशियाई खेल 2027 में होगा, जापान में होगा, ठीक है। जापान के एईची प्रीफेक्चर में होगा, ये ध्यान रखना है, ठीक है। और अब फीफा वर्ल्ड की बात करते हैं। फीफा वर्ल्ड कप 2022 कहाँ हुआ था, कतर में हुआ था। 2026 कहाँ होगा, अमेरिका, मेक्सिको, कनाडा, ये तीनों देश में होगा, ठीक है। आपको ध्यान रखना है, ध्यान से समझते जाना है ना। देखिए फीफा वर्ल्ड कप 2022 हुआ था कतर में, 2026 कहाँ होगा, अमेरिका, मेक्सिको, कनाडा में। ओलंपिक खेल 2020 का जो 21 में आयोजित हुआ था वो कहाँ हुआ था, जापान की राजधानी टोक्यो में हुआ था 2020 वाला। और फिर 24 वाला कहाँ होगा, तो पेरिस में होगा, ठीक है। देखिए एक जो 20 और 24 में हो रहा है ना वो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक है और एक है शीतकालीन ओलंपिक। मालूम बिहार जो एसएससी सीजीएल सेंट्रल वाला है उसमें एग्जाम में ये पूछा गया था कि 2026 का शीतकालीन ओलंपिक कहाँ होगा, तो ये इटली में होगा। तो इसका पहले 2022 वाला कहाँ हुआ था और 2026 कहाँ होगा, दोनों याद रखना है। देखिए शीतकालीन ओलंपिक 2022 हुआ था चीन में हुआ था बीजिंग में, और 2026 होगा इटली में। अच्छा, राष्ट्रमंडल खेल 2022 कहाँ हुआ था, तो इंग्लैंड के बर्मिंघम में हुआ था। 2026 कहाँ होगा, तो ये ऑस्ट्रेलिया में होना प्रस्तावित है, ठीक है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया इस खेल को आयोजित करने से इनकार कर रहा है, तो ये अभी डिसाइड फाइनल नहीं हो पाया।
अच्छा, ओडीआई क्रिकेट जो है, एक दिवसीय पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 कहाँ हुआ था? भारत में हुआ था। उसके विजेता कौन है? तो ऑस्ट्रेलिया जीत गया है, ठीक है। और 2026 कहाँ होगा? मतलब 2027 का, 23, 4, 27, 4 सालों में होता है। 27 में कहाँ होगा? तो दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया, ये तीनों देश में आयोजित होगा क्रिकेट विश्व कप 2027 वाला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, झेलम नदी का उद्गम स्थल है, तो इसका करेक्ट आंसर है बेरीनाग से ये झेलम नदी निकलता है, ठीक है। बेरीनाग ये कहाँ है? ये जम्मू कश्मीर में है, ठीक है। और सबके बारे में जानेंगे कौन सा कहाँ है इंपॉर्टेंट, जैसे कि ब्यास नदी कहाँ से निकलती है? रोहतांग दर्रे के समीप से निकलता है, ठीक है। और रावी नदी कहाँ से निकलता है? ये भी रोहतांग दर्रे के समीप से निकलता है। अच्छा, कुछ इंपॉर्टेंट जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण जो नदी है वो कहाँ से निकलता है, आपको ध्यान रखना है, जो एग्जाम में पूछा जाता है बार बार, जैसे सतलज नदी, सिंधु नदी और ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में पूछा जाता है। तो ये तीनों मालूम, सतलज, सिंधु और ब्रह्मपुत्र, ये तीनों नदी है ना, तिब्बत में मानसरोवर झील के निकट से निकलती है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है ना कि किस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है, तो ये सब का जो है ना, सतलज, सिंधु और ब्रह्मपुत्र, ये भारत में नहीं बल्कि तिब्बत से के मानसरोवर झील के निकट से निकलता है। इसे याद रखना है, सत, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, सत, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, ये तीनों क्या है? तिब्बत में मानसरोवर झील के निकट से निकलता है। तो सत, सिंधु, ब्रह्मपुत्र यानी सतलज नदी, सिंधु नदी और ब्रह्मपुत्र नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीमा सुरक्षा बल यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का गठन कब हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर है 1965 ईस्वी में हुआ था। देखिए, ईस्वी वाला क्वेश्चन जब भी आए ना, तो आप कोशिश करिए कि उस ईस्वी में और कोई अगर घटना हुआ हो तो उसको रिलेट कर लीजिए, ताकि आपको क्या ना, आपको आसानी से याद रहे और आप जल्दी भूले नहीं, ठीक है। क्योंकि ईस्वी वाला बहुत सारा क्वेश्चन आता है, सबको अलग अलग याद करेंगे तो क्या आता है कि कन्फ्यूजन हो जाता है और भूल भी जाते हैं। तो आप जैसे 1965 में और कोई घटना इंपॉर्टेंट है तो जोड़ लेंगे ना, तो आपको क्या है याद रहेगा। जैसे ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत कब हुआ? तो 1965 में हुआ था, ठीक है। दो चीज़ हो गया, एक सीमा सुरक्षा बल का गठन भी 1965 में हुआ था और ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत भी 1965 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का 28वां लेखा महानियंत्रक यानी कि CGA कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर है श्री SS दुबे है। देखिए, एक है CGA, इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है CAG, इसके बारे में कई बार रिपीट होता है, ये क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है। CAG यानी कि भारत का जो होता है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, ठीक है। तो भारत का वर्तमान में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है, यानी कि CAG, ये कौन है? तो गिरीश चंद्र मुर्मू है, ठीक है, यह ध्यान रखना है। और भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी CAG किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 148 में है, ठीक है, ये भी ध्यान रख रहा है। अच्छा, एक क्वेश्चन आता है भारत का महान्यायवादी कौन है, यानी अटॉर्नी जनरल अभी कौन है? तो वो है R वेंकट रमनी, ठीक है। और एक क्वेश्चन याद रखना है, भारत का महान्यायाभिकर्ता यानी कि सोलिसिटर जनरल वो कौन है? तुषार मेहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मसालों का प्रदेश किस राज्य को कहते हैं? तो केरल को कहा जाता है, ठीक है। अब केरल से कई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है। सर्वाधिक थोरियम का उत्पादन कहाँ होता है? केरल में होता है। सर्वाधिक रबड़ का उत्पादन केरल में होता है। सर्वाधिक मसाला का उत्पादन कहाँ होता है? तो केरल में होता है। सर्वाधिक लिंगानुपात किस राज्य का है? तो केरल का है। और सबसे साक्षर राज्य कौन सा है? तो केरल है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब देखिए, मसालों का प्रदेश किसे कहा जाता है? केरल का। इस टाइप के कुछ क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि 7 पहाड़ियों का शहर किसे कहा जाता है? तो रोम को कहा जाता है। एंटीलीज का मोती किसे कहा जाता है? क्यूबा को। क्यूबा को और क्या कहा जाता है? विश्व का चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है? क्यूबा को ही कहा जाता है। पूर्व का मोती किसे कहा जाता है? श्रीलंका को। पवित्र भूमि किसे कहा जाता है? जेरूसलम को कहा जाता है। जेरूसलम को क्या है? वो इजराइल की राजधानी है। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है, प्यासी भूमि का देश किसे कहा जाता है? तो ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोवा की मुक्ति कब हुई थी? तो इसका करेक्ट आंसर है 1961 ईस्वी में हुआ था, गोवा की मुक्ति हुआ था। देखिए, एक क्वेश्चन है ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्जाम में पूछा जाता है कि पुर्तगालियों ने इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय को 1662 में पुर्तगाल के राजा की बहन से शादी करने पर किस भारतीय शहर को दहेज के रूप में उपहार दिया था? तो मुंबई को दहेज के रूप में उपहार दिया था, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालाहारी मरुस्थल स्थित है, तो ये कहाँ? कालाहारी कहाँ? अफ्रीका में है, ठीक है। और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे,
पहले क्या है, दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, तो वो है सहारा मरुस्थल। भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, तो थार मरुस्थल, जो कि राजस्थान में है। ठीक है। और एक गोबी मरुस्थल के बारे में पूछा जाता है कि गोबी मरुस्थल ये कहाँ है, तो ये है मंगोलिया में। और आटाकामा मरुस्थल कहाँ है, दक्षिण अमेरिका में है। ठीक है, आटाकामा मरुस्थल दक्षिण अमेरिका के चिली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शंकराचार्य ने किस स्थान पर मठ स्थापित नहीं किया, तो इसका करेक्ट आंसर है ये मथुरा में मठ स्थापित नहीं किया था। ठीक है, देखिए ये 4 जगह है ना मठ स्थापित किए थे शंकराचार्य। वो कहाँ कहाँ किए थे, तो पुरी, द्वारिका, श्रृंगेरी और बद्रीनाथ में किए थे। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब शंकराचार्य से भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको याद रखना है कि शंकराचार्य का जन्म कहाँ हुआ था, ये केरल में हुआ था, 788 ईस्वी में हुआ था। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि अद्वैतवाद विचारधारा के संस्थापक कौन थे, तो शंकराचार्य थे। इसे याद ऐसे कर लेना है कि शंकर भगवान अद्वितीय हैं, है ना, महादेव, महाकाल, है ना, ये अद्वितीय हैं, सबसे अलग हैं, ये अद्वितीय हैं, यानी अद्वैतवाद के संस्थापक कौन है, शंकराचार्य। अच्छा, एक करंट अफेयर में क्वेश्चन याद रखना है कि शंकराचार्य की 108 फुट की प्रतिमा कहाँ स्थापित किया गया है, तो ओंकारेश्वर में किया गया, मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कबीर किसके शिष्य थे, तो इसका करेक्ट आंसर है स्वामी रामानंद, है ना, ये रामानंद के शिष्य थे, यानी कि कबीर के गुरु कौन है, तो वो रामानंद जी थे, स्वामी रामानंद। ठीक है। अच्छा, कबीर का जन्म कहाँ हुआ, तो ये वाराणसी में हुआ था, ये ध्यान रखना है। एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि कबीर के वाणियों का संग्रह क्या कहलाता था, तो वो बीजक कहलाता है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी है, तो इसका करेक्ट आंसर है काली मिट्टी है। ठीक है, एक क्वेश्चन डायरेक्ट ये पूछ लिया जाता है कि रेगुर मिट्टी कैसे कहा जाता है, तो काली मिट्टी को ही रेगुर मिट्टी कहा जाता है और इसे ही कपासी मिट्टी भी कहा जाता है। ठीक है। अच्छा, भारत में सबसे अधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। अब बिहार में सबसे अधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। एक चीज़ ये भी याद रखना है कि सबसे जो उपजाऊ मिट्टी होती है ना, वो जलोढ़ मिट्टी ही होता है। ठीक है। अच्छा, कपास का उत्पादन सबसे अधिक किस देश में होता है, तो चीन में होता है। ठीक है। और भारत में किस राज्य में कपास सबसे ज़्यादा होता है, तो महाराष्ट्र में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतारा किस देश की समाचार एजेंसी है, तो इसका करेक्ट आंसर है इंडोनेशिया की समाचार एजेंसी है। ठीक है। अमेरिका की समाचार एजेंसी का नाम क्या है, तो अमेरिका की समाचार एजेंसी है कि एसोसिएटेड प्रेस। ठीक है। और जापान की समाचार एजेंसी क्या है, क्योडो। और ऑस्ट्रेलिया का समाचार एजेंसी का नाम है ऑस्ट्रेलियन एसोसिएटेड प्रेस। अब भारत का कौन कौन सा है, एक है पीटीआई और एक यूएनआई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से नालंदा जिले का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो इसका करेक्ट आंसर है बिहार शरीफ में नालंदा जिले का मुख्यालय है। ठीक है। कुछ यहाँ पर याद कर लेंगे और भी, जैसे कैमूर जिले का मुख्यालय कहाँ है, भभुआ में है। और नवादा जिला का मुख्यालय नवादा में है। पूर्वी चंपारण का मुख्यालय मोतिहारी में है। पश्चिम चंपारण का मुख्यालय बेतिया में है। और रोहतास का मुख्यालय सासाराम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्कोट वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है, तो इसका करेक्ट आंसर है ये उत्तराखंड में है। ठीक है, अस्कोट वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तराखंड में। अब उत्तराखंड से और कौन सा क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये याद रखना है आपको, जैसे कि भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो उत्तराखंड में है। ठीक है, ये हो गया। नंदा देवी चोटी किस राज्य में है, तो वो उत्तराखंड में है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है, पुष्कर सिंह धामी है। उत्तराखंड के राज्यपाल अभी वर्तमान में कौन है, गुरमीत सिंह है। और उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, तो लॉर्ड हॉटिंग प्रथम का कार्यकाल भारत में 1844 से 48 रहा, ये सही है। अंबरनाथ का मंदिर महाराष्ट्र में जो बेसर शैली में निर्मित है, ये भी सही है। और चोल शासकों के विषय में जानकारी मृच्छकटिकम नामक ग्रंथ से मिलती है, ये गलत है। ठीक है, क्योंकि मृच्छकटिकम में न इसमें गुप्तकालीन ये पुस्तक है, यानी गुप्त के बारे में जानकारी मिल सकता है। गुप्त काल में ये पुस्तक लिखा गया था। ठीक है, ये ध्यान रखना है। और रही बात चोल शासकों के बारे में जानकारी, तो ये चोल
और चेर और पांडव वंश की जानकारी ना संगम साहित्य से मिलता है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ये गलत है। चालुक्य वंशी नरसिंह बर्मन ने वातापी कोंड की उपाधि धारण किया था, ये भी सही है। तो यानी आंसर इसका हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद की किस समिति को अस्थायी मितव्ययिता समिति कहते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है प्राक्कलन समिति को कहा जाता है। यहाँ पर क्या 3 प्रमुख समिति है, ठीक है, उसके बारे में कुछ जानकारी आपको रखना है जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे कि प्राक्कलन समिति हो गया, लोक लेखा समिति हो गया और सरकारी उपक्रम समिति है। एक क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है कि किस समिति में केवल लोकसभा के सदस्य होते हैं? तो प्राक्कलन समिति में ना केवल लोकसभा के 30 सदस्य होता है। जैसे ये लोक लेखा समिति है, इसमें क्या 22 सदस्य होता है। 22 सदस्य में क्या क्या होता है, 15 लोकसभा से होता है और 7 राज्यसभा से होता है। उसी प्रकार इसमें भी 22 सदस्य होता है, 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से होता है। लेकिन प्राक्कलन समिति में 30 सदस्य होता है और केवल लोकसभा के सदस्य होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और इन सभी सदस्यों का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर ने तीर्थ यात्रा कर समाप्त किया था, तो कब किया था? देखिए, तीर्थ से रिलेट करना है, किसे? तीर्थ 63 है ना, तो से तीर्थ, तो से 63। ऑप्शन में कहाँ है? ये है ना, तीर्थ 63 में समाप्त हुआ, ठीक है। देखिए याद कैसे करना है, इसको रिलेट करके याद रखते हैं ना, तो याद आपको रहता है और भूलते भी नहीं जल्दी और कन्फ्यूजन भी नहीं रहता, ठीक है। जैसे तीर्थ है ना, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और भी है, जैसे कि दास प्रथा को कब समाप्त किया? तो दास प्रथा को 1562 में किया था। देखिए आप देखिए दास, देखिए एक है दास प्रथा, एक तीर्थ यात्रा कब समाप्त किया? तो दास वाले में है 2 वाले में आ जाएंगे, 1562 वाले में, और तीर्थ यात्रा 3 वाले में आ जाएंगे, यानी कि 63 में समाप्त किया। तो ऐसे याद कर लेना है। जजिया कर को कब समाप्त किया? तो 1564 में किया। फतेहपुर सीकरी का स्थापना कब हुआ? फतेहपुर सीकरी का 71 में हुआ, 1571 में। इबादत खाना की स्थापना कब हुआ? 1575 में हुआ था, ठीक है। अब अकबर के बारे में और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कौन सा पूछा जाता है, जैसे अकबर किस वंश का शासक था? तो मुगल वंश का शासक था। मुगल वंश का संस्थापक कौन है? बाबर है। अकबर का जन्म कब हुआ? 15 अक्टूबर 1542 में हुआ था। अकबर कितने उम्र में वो सम्राट बना था? तो वो 13 वर्ष की आयु में वो सम्राट बना था। अच्छा, कौन सा मुगल शासक अनपढ़ था? तो अकबर ही अनपढ़ था, ये ध्यान रखना है। और एक क्वेश्चन आता है कि मनसबदारी प्रथा को किसने प्रारंभ किया? तो अकबर ने प्रारंभ किया। झरोखा दर्शन की शुरुआत किसने किया? तो अकबर ने किया था। 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और पूछा जाता है अकबर से कि अकबर का संरक्षक कौन थे? तो वो था बैरम खां। और एक आता है कि अकबर का राजस्व मंत्री कौन था? तो वो था टोडरमल। तो ध्यान रखना यहाँ कि संरक्षक बैरम खां था और राजस्व मंत्री टोडरमल था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पवन द्वारा धूल कणों के निक्षेप से निर्मित स्थल स्वरूप को क्या कहते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है लोएस कहा जाता है। देखिए पवन द्वारा, देखिए इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है कि पवन द्वारा जो स्थलाकृति जो बनता है उसका नाम क्या है? पवन हो गया। जल द्वारा जो बनता है, नदी जल द्वारा, उसका स्थलाकृति का नाम क्या है? हिम नदी के द्वारा जो बनता है स्थलाकृति, उसका नाम क्या है? तो कुछ आपको इन्हें याद रखना है, ठीक है। तो जैसे पवन के द्वारा बनने वाला निर्मित जो स्थलाकृतियाँ होते हैं, यारडोंग, इंसेलबर्ग, छत्रक और बरखान, ठीक है, जिसमें इंसेलबर्ग के बारे में ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है। लोएस के बारे में पूछा जाता है। ये पवन के द्वारा निर्मित स्थलाकृति है। अच्छा, भूमिगत जल द्वारा जो निर्मित स्थलाकृति है वो कौन सा है? उत्सुत कुआं, गीजर, डोलाइन, कार्स्ट झील, युवाला और अस्टेक्टाइट और अस्टेलेगमाइट। ये क्या है? भूमिगत जल द्वारा निर्मित स्थलाकृति का नाम है। अच्छा, हिम नदी द्वारा जो बनने वाला स्थलाकृति है तो ड्रमलिन, सर्क, टॉर्न और नूनाटक, और एक है फ्योर्ड, जिसमें कि डायरेक्ट क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि ड्रमलिन जो है किसके द्वारा बना हुआ ये स्थलाकृति है? ऑप्शन में दे दिया जल, पवन, हिम नदी। तो आपको याद रखना है ये हिम नदी द्वारा बना हुआ स्थलाकृति है ड्रमलिन। देखिए हिम नदी द्वारा बना हुआ स्थलाकृति 2 ज़्यादा पूछा जाता है, एक है ड्रमलिन और एक है फ्योर्ड। ये ध्यान रखना है, ये हिम नदी द्वारा बना हुआ स्थलाकृति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सचिन @50 सेलिब्रेटिंग ए मेस्ट्रो नामक पुस्तक हाल ही में किसके द्वारा लिखा गया? तो इसका करेक्ट आंसर है बोरिया मजूमदार के द्वारा लिखा गया है। सचिन @50 सेलिब्रेटिंग ए मेस्ट्रो नामक पुस्तक के लेखक कौन है? बोरिया मजूमदार है, ठीक है। एक पुस्तक है क्रॉस कोर्ट, इसका लेखक कौन है? तो जयदीप मुखर्जिया है,
क्रॉस कोर्ट पुस्तक के लेखक है जयदीप मुखर्जिया। एक पुस्तक है ए रिसर्जेंट नॉर्थ ईस्ट, इसका लेखक है आशीष कुंद्रा। ए सर्जेंट नॉर्थ ईस्ट के लेखक है आशीष कुंद्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बराबर की पहाड़ी पर स्थित गुफा अशोक ने अपने शासन के किस वर्ष भिक्षुओं को दी थी? तो इसका करेक्ट आंसर है 12वें वर्ष में ये भिक्षुओं को दिया था। ठीक है, अब अशोक है, यहाँ अशोक के बारे में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है एग्जाम में सबको यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, पहले तो ये जानिए कि पुराण में अशोक को क्या कहा गया था? तो अशोक वर्धन कहा गया था, ये ध्यान रखना है। अशोक किस वंश का शासक था? ये मौर्य वंश का शासक था। मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य था। अच्छा, एक क्वेश्चन आता है, पूछा हुआ है कि अशोक किसका पौत्र है? तो अशोक किसका पुत्र था? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था। ठीक है, ऐसे समझिए, चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र है बिंदुसार और बिंदुसार का पुत्र है अशोक। यानी आपसे अगर कभी पूछ लिया जाए ये भी कि अशोक किसका पुत्र था, तो वो बिंदुसार का पुत्र था। अब देखिए, बिंदुसार से इसी तरह एक और नाम है बिंबिसार, तो इसमें कन्फ्यूजन ना हो का भी ध्यान रखना है। ठीक है ना, बिंबिसार वो जो है ना वो अलग है, वो हर्यक वंश का संस्थापक है बिंबिसार, और ये बिंदुसार ये मौर्य वंश का है। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र है बिंदुसार, अब बिंदुसार का पुत्र है अशोक, ये ध्यान रखना है। अच्छा, एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि अशोक का जो कलिंग युद्ध है किस शिलालेख में इसका वर्णन किया हुआ है? तो 13वें शिलालेख में है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, और अशोक का नाम जो है किस शिलालेख में मिलता है? मास्की और गुर्जरा शिलालेख में मिलता है। एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि सांची का स्तूप किसने बनवाया? तो अशोक ने बनवाया। एक आता है धामे का स्तूप किसने बनवाया? तो अशोक ने ही बनवाया, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय जैन संगीति 512 ईस्वी में वल्लभी में हुआ था, जिसके अध्यक्ष थे? तो इसका करेक्ट आंसर है देवार्धी क्षमा सरवन थे, द्वितीय जैन संगीति के अध्यक्ष थे। ये वल्लभी में हुआ। वल्लभी कहाँ? गुजरात में हुआ। अच्छा, पहली जैन संगीति कहाँ हुआ? तो ये हुआ था पाटलिपुत्रा में, और इसके अध्यक्ष कौन थे? स्थूलभद्र थे, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी कि देखिए क्या है कि आपको ध्यान भी रखना है, हम स्पीड में आपको बता रहे हैं लेकिन आपको ध्यान रखना है कि देखिए पहली जैन संगीति कहाँ हुआ? पाटलिपुत्रा में हुआ, उसका अध्यक्ष कौन? स्थूलभद्र था। और दूसरी जैन संगीति ये वल्लभी गुजरात में हुआ, और उसका अध्यक्ष है देवार्धी क्षमा सरवन है। तो ये दो चीज़ हो गया, यहाँ 4 क्वेश्चन बन गया, तो ऐसे याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 ईस्वी में इस्तमरारी बंदोबस्त प्रथा प्रारंभ की थी। तो इसका करेक्ट आंसर है बिहार में किया था। ठीक है, अब देखिए यहाँ ये जो इस्तबारी मरारी बंदोबस्त है इसे अस्थाई बंदोबस्त कहा जाता है। ठीक है, तो अस्थाई बंदोबस्त इस टाइप के क्वेश्चन है ना 3 आते हैं इंपॉर्टेंट। एक है अस्थाई बंदोबस्त, एक है स्थानीय स्वशासन, और एक है रैयतवाड़ी व्यवस्था। ये किसने प्रारंभ किया, इसके जनक कौन है? ये एग्जाम में रिपीट होते रहता है क्वेश्चन। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, ये जो अस्थाई बंदोबस्त का जनक कौन है? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस है। ठीक है, अस्थाई बंदोबस्त का जनक है लॉर्ड कॉर्नवालिस, और सिविल सेवा का जनक कौन है? वो भी कॉर्नवालिस है। ठीक है, और अस्थाई बंदोबस्त है इसी टाइप का एक है स्थानीय स्वशासन, इसका जनक है लॉर्ड रिपन है। तो देखिए कन्फ्यूजन ना हो तो ऐसे याद करना है, 42 है ना, बंदोबस्त यानी 42, अस्थाई बंदोबस्त 42, सिविल सेवा इसमें भी देखिए सिविल सेवा 42 बाबा आ रहा है, रिलेट करके इसको रिलेट कर लीजिए, मतलब ज्वाइंट कर लीजिए, है ना। अस्थाई बंदोबस्त 42, सिविल सेवा का जनक 42 कॉर्नवालिस। ठीक है, ये हो गया। और स्थानीय स्वशासन का हो गया लॉर्ड रिपन। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि रैयत बाड़ी व्यवस्था की शुरुआत किसने किया? तो थॉमस मुनरो ने किया। तो ऐसे ही आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र में वह ऋण जिसकी वसूली संदिग्ध हो अथवा संभव नहीं हो वो क्या कहलाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है वो बैड डेट कहलाता है, बैड डेट। ठीक है, अच्छा एक क्वेश्चन आता है इस टाइप के यहाँ पर कि हार्ड करेंसी कैसे कहा जाता है? तो याद रखना है आपको, जिस मुद्रा की मांग अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पूर्ति लगातार अधिक बनी रहे, यानी कि मांग से न मांग जो है ना पूर्ति से अधिक बनी रहे हमेशा, यानी कि मांग कम हो जाए और मांग अधिक हो जाए और पूर्ति कम हो, मांग अधिक बनी रहे, तो वो कहलाता है हार्ड करेंसी। और एक है सॉफ्ट करेंसी। तो सॉफ्ट करेंसी किसे कहेंगे? जिसका मूल्य उतार चढ़ाव अपेक्षाकृत अन्य करेंसियों के तुलना में कम होता है, वो सॉफ्ट यानी कि नरम मुद्रा कहलाता है। एक आता है सुलभ मुद्रा,
यानी कि सुलभ मुद्रा किसे कहते हैं, जो नीची ब्याज दर पर है ना आसानी से उपलब्ध हो, वो सुलभ मुद्रा कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर है 6 अगस्त 1952 में को किया गया था, यानी कि 1952 में हुआ था। ठीक है, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 1952 में हुआ। अब देखिए यहाँ पर 4 क्वेश्चन यहाँ पर ध्यान रखें, याद कर लेंगे तुरंत। ठीक है, और 4 क्वेश्चन जो कि अगर अलग अलग पढ़ते हैं तो वो कन्फ्यूजन भी होता है और भूल भी जाते हैं, तो इसलिए 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में पूछा जाता है, और चारों की स्थापना 1952 में हुआ था। कौन कौन है? एक राष्ट्रीय विकास परिषद हो गया। अच्छा, लोकसभा का गठन कब हुआ? तो 1952 में हुआ था। राज्यसभा का गठन कब हुआ? 1952 में हुआ था। एक सामुदायिक विकास कार्यक्रम का प्रारंभ कब हुआ? तो वो भी 1952 में हुआ था। तो 4 क्वेश्चन देखिए यहाँ पर हो गया। इससे क्या है, ये आसानी से आपको याद भी हो जाएगा और कन्फ्यूजन भी होगा नहीं होगा। ठीक है, और ज़्यादा मेहनत भी नहीं करना पड़ेगा। तो कौन कौन सा हो गया फिर से समझिए, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन, लोकसभा का गठन, राज्यसभा का गठन और एक सामुदायिक विकास कार्यक्रम का प्रारंभ, ये चारों का 1952 में हुआ। ये ध्यान रखना। ठीक है, एक बार मालूम ये क्वेश्चन पूछा गया था, राष्ट्रीय विकास परिषद है ना, इसका होता है नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, यानी कि एनडीसी का फुल फॉर्म पूछ लिया था। ठीक है, तो ये हो गया क्या, राष्ट्रीय विकास परिषद, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सर्वाधिक गहरा बंदरगाह कौन सा है? तो सर्वाधिक गहरा बंदरगाह विशाखापत्तनम। ये कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, और एक क्वेश्चन आता है, जैसे कुछ बंदरगाह है ना डायरेक्ट कहाँ है ये पूछ लिया जाता है। विशाखापत्तनम के आंध्र प्रदेश में हो गया। न्यू मंगलोर बंदरगाह कहाँ है? तो ये कर्नाटक में है। तूतीकोरिन बंदरगाह कहाँ है? तूतीकोरिन तमिलनाडु, तूतीकोरिन तमिलनाडु। और ये नहावा शेवा जो बंदरगाह, ये कहाँ है? नहावा शोभा है महाराष्ट्र में, नहावा शोभा महाराष्ट्र में। ये क्वेश्चन मालूम ये पूछ लिया गया था कि किस बंदरगाह का नाम है ना पंडित जवाहरलाल नेहरू के नाम पर रखा गया। तो ये नहावा शोभा बंदरगाह का नाम ही पंडित जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह है। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरी एवं दक्षिणी गोलार्ध में 35 डिग्री से 40 डिग्री अक्षांशों से 60 से 65 डिग्री अक्षांश तक चलने वाली पवन है, तो वो कौन सा है? पछुआ पवन है। ठीक है, देखिए उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में 35 से 40 डिग्री अक्षांश और 60 से 65 डिग्री अक्षांश तक चलने वाली पवन है पछुआ पवन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38। क्वेश्चन नंबर 38 में है कि जून 2023 में गांधी शांति पुरस्कार 2021 किसे दिया गया? तो इसका करेक्ट आंसर है, ये मिला है गीता प्रेस गोरखपुर को। ठीक है, और ये एक क्वेश्चन और ये पूछा जाता है कि सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार किसे मिला? तो आपको करंट अफेयर में याद रखना है कि 2023 का सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार मिला है ओडिशा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और मिजोरम का लुंगलेई फायर स्टेशन, ये दोनों को दिया गया है। ठीक है, फिर से समझिए, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2023 किसे मिला? ओडिशा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को और मिजोरम का लुंगलेई फायर स्टेशन, दोनों को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागरिक सेवा का जनक किसे कहा जाता है? नागरिक सेवा का जनक यानी कि सिविल सेवा का जनक, तो वो कौन है? कॉर्नवालिस है। ठीक है, कॉर्नवालिस को क्या क्या है? 2 क्वेश्चन इससे इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा जाता है। सिविल सेवा का जनक कौन है और अस्थाई बंदोबस्त का जनक कौन है? तो कॉर्नवालिस ही है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अस्थाई बंदोबस्त ये है, स्थानीय स्वशासन है लॉर्ड रिपन और रैयतवाड़ी व्यवस्था है थॉमस मुनरो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट कहा गया है, तो किसे कहा गया? ये बाल गंगाधर तिलक को कहा गया है। ठीक है, क्वेश्चन ये भी आ जाता है, किसने बाल गंगाधर तिलक को भारतीय असंतोष का जनक कहा? तो वैलेंटाइन सिरोल ने कहा था, ये ध्यान रखना है। अच्छा, शहीद ए आजम किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है भगत सिंह को। लौह पुरुष किसे कहा जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। महामना किसे कहा जाता है? तो मदन मोहन मालवीय को कहा जाता है। ठीक है, अच्छा एक क्वेश्चन आता है जतिन दास से ने, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस क्रांतिकारी की अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल के दौरान मृत्यु हो गई थी? तो ये जतिन्द्र नाथ दास की अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल के दौरान मृत्यु हो गई थी। ये 63 दिन के उपवास के बाद ये 13 सितंबर 1929 को इनकी मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरुत्वाकर्षण तरंग अवलोकन के लिए कैबिनेट ने हाल ही में कहाँ LIGO यानी LIGO नामक वेधशालाएं बनाने की परियोजना को मंजूरी दी है? तो इसका करेक्ट आंसर है महाराष्ट्र में। ठीक है, ये LIGO क्या है? LIGO को फुल फॉर्म में लेजर इंटरफेरोमीटर
ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी। ठीक है, ये ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन ये करंट अफेयर में याद रखना है। महाराष्ट्र सरकार ने किसे स्माइल एम्बेसडर नियुक्त किया? तो सचिन तेंदुलकर को नियुक्त किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में मूल कर्तव्य को जोड़ने का उद्देश्य है। तो इसका करेक्ट आंसर है ये राष्ट्र विरोधी एवं हिंसात्मक कृत्यों पर नियंत्रण करने के लिए मूल कर्तव्य को जोड़ा गया है। अब मूल कर्तव्य से यहाँ कई क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे मौलिक कर्तव्य किस देश से लिया गया है? तो रूस से लिया गया है। और मौलिक कर्तव्य किस समिति के सिफारिश पर जोड़ा गया है? तो स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर जोड़ा गया है। मौलिक कर्तव्य किस भाग में है? तो भाग 4 के ए में है। किस अनुच्छेद में है? तो 51 के ए में है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। और मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया है? तो 42वां संविधान संशोधन के तहत 1976 में जोड़ा गया है। वर्तमान में मौलिक कर्तव्य की संख्या कितनी है? तो वो है 11। तो ये सारी चीज़ें याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक सुधा मूर्ति द्वारा लिखित है? तो इसका करेक्ट आंसर है महाश्वेता, यानी कि महाश्वेता पुस्तक के लेखक कौन है? सुधा मूर्ति। ठीक है, और ये जो बाकी ऑप्शन में है ना 3 गो, जैसे द नेमसेक और इंटरप्रेटर ऑफ मेलोडीज और अनएकस्टम्ड अर्थ, ये तीनों भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पुस्तक है। और ये तीनों के लेखक है झुम्पा लाहिड़ी। ठीक है, द नेमसेक, इंटरप्रेटर ऑफ मेलोडीज और अनएकस्टम्ड अर्थ, ये तीनों के लेखक कौन है? झुम्पा लाहिड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संग्रहालय कटक में स्थित है? तो ये कटक में कौन है? नेताजी जन्म स्थान संग्रहालय कहाँ है? कटक में है। अब यहाँ पर क्या है, कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट जो एग्जाम में पूछा जाएगा कि सुभाष चंद्र बोस का जन्म, ये मालूम 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा के कटक में हुआ था। ठीक है, अब ये 23 जनवरी से ना ये करंट अफेयर का क्वेश्चन बना है कि पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है? तो 23 जनवरी को ही मनाया जाता है, सुभाष चंद्र बोस के जन्म दिवस पर। ठीक है, अच्छा, भारत का सबसे बड़ा और सबसे पुराना संग्रहालय कौन सा है? तो भारतीय संग्रहालय उसका नाम है। ठीक है, भारतीय संग्रहालय जो कि कोलकाता में है। अच्छा, सालारगंज संग्रहालय कहाँ है? तो हैदराबाद में है। राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ है? नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट है? तो इसका करेक्ट आंसर है विंबलडन जो टूर्नामेंट है टेनिस खेल है, ये सबसे पुराना है ग्रैंड स्लैम में। ठीक है, विंबलडन। अब यहाँ पर क्या करंट अफेयर के कुछ क्वेश्चन आपने भी याद किया होगा, मैं आपको रिवीजन करवा देता हूँ कि जो ग्रैंड स्लैम में है ये क्वेश्चन पूछा जाता है ना कि ऑस्ट्रेलियन ओपन पुरुष एकल का खिताब किसने जीता, और फ्रेंच ओपन पुरुष एकल का खिताब 2023 का किसने जीता। तो आपको सबको याद, यहाँ पर एक बार आपको रिवीजन करवा देते हैं। ठीक है, जैसे ग्रैंड स्लैम पहले कि इसमें कितना टूर्नामेंट होता है? तो 4 टूर्नामेंट होता है। ठीक है, ये ग्रैंड स्लैम जो प्रतियोगिता है किस खेल से संबंधित है? तो टेनिस से संबंधित है। ठीक है, और इसका जो खेल है ना सीरियल से होता है। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ग्रैंड स्लैम में ना साल के पहले यानी कि शुरुआत में कौन सा खेल होता है? तो ऑस्ट्रेलियन खेल होता है, ऑस्ट्रेलियन ओपन, और सबसे लास्ट में होता है यूएस ओपन। यानी ऐसे समझिए, पहले होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, फिर फ्रेंच ओपन, और फिर विंबलडन, और लास्ट में होता है साल के अंतिम में यूएस ओपन होता है। ठीक है, अब रही बात है कि ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 का पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो वो जीता है नोवाक जोकोविच। फ्रेंच ओपन का नोवाक जोकोविच, और विंबलडन का कार्लोस अल्काराज, और यूएस ओपन का नोवाक जोकोविच। अब यहाँ पर ध्यान देना ये है, आपको आसानी से याद भी रहेगा कि देखिए 4 जो खेल है ना, 4 में से 3 का जीता है कौन? नोवाक जोकोविच ही। कौन कौन? पहला, दूसरा और चौथा। ठीक है, जैसे ऑस्ट्रेलियाई ओपन, फ्रेंच ओपन और यूएस ओपन, ये तीनों का पुरुष एकल का खिताब नोवाक जोकोविच ने जीता। अब विंबलडन जो है उसको जीता है कार्लोस अल्काराज। ये हो गया पुरुष एकल का खिताब। अब चलते हैं महिला में। तो ऑस्ट्रेलियाई ओपन महिला एकल का खिताब किसने जीता? तो ऑस्ट्रेलियाई ओपन जो है महिला एकल का खिताब सवालेंका ने जीता। ठीक है, सवालेंका। और फ्रेंच ओपन का महिला एकल का खिताब ईगा स्वीटेक ने जीता, ईगा स्वीटेक। और तीसरा जो है विंबलडन महिला एकल का खिताब किसने जीता? तो बोड्रोसोवा ने जीता, बोड्रोसोवा। ठीक है, और यूएस ओपन जो है महिला एकल का खिताब किसने जीता 2023 का? तो कोको गॉफ। ये सभी बता रहे हैं आपको, करंट अफेयर 2023 का ये विजेता है कोको गॉफ। ये है यूएस ओपन महिला एकल का खिताब का विजेता है कोको गॉफ। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
चंद्रमा पर अगला मिशन चंद्रयान-4 में भारत किस देश के साथ मिलकर ये पूरा करेगा? तो ये जापान के साथ मिलकर पूरा करेगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है। चंद्रयान-4 एक क्वेश्चन मालूम काफ़ी इंपॉर्टेंट जो एग्जाम में पूछा गया है कि निसार है ना, भारत और किस देश के बीच है? निसार। ठीक है, तो किसके किसके बीच है? ये है इसरो और नासा के बीच का ये संयुक्त ये अभियान है। ठीक है, ये एन से यहाँ ऐसे रिलेट कर लीजिएगा, नासा, और IS से यहाँ इसरो। ठीक है, निसार, ये ध्यान रखना है। और एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ याद रखना है, जैसे कि चंद्रयान-2 जब लॉन्च हुआ था ना, तो आपको चंद्रयान-1 के बारे में क्वेश्चन पूछ लिया गया था कि चंद्रयान-1 कब लॉन्च हुआ। तो आपको याद रखना है, अभी चंद्रयान-3 हाल ही में लॉन्च हुआ था और लैंड भी कर गया है सफलतापूर्वक। तो आपको चंद्रयान-1, 2, 3 कब कब लॉन्च किया ये आपको याद रखना है करेंट अफेयर में। ठीक है, तो चंद्रयान-1 जो कब लॉन्च हुआ, तो ये 22 अक्टूबर 2008 को लॉन्च हुआ था चंद्रयान-1। चंद्रयान-2 कब लॉन्च हुआ? 22 जुलाई 2019 को। और चंद्रयान-3 कब लॉन्च हुआ? तो ये हुआ 14 जुलाई 2023 को। 14 जुलाई 2023 को। ठीक है, चंद्रयान-1 22 अक्टूबर 2008, चंद्रयान-2 22 जुलाई 2019 को लॉन्च हुआ, और चंद्रयान-3 ये 14 जुलाई 2023 को लॉन्च हुआ। अच्छा, चंद्रयान-3 जो है ये चंद्रमा पर लैंड भी कर गया। तो ये चंद्रयान-3 चंद्रमा की सतह पर कब लैंड किया? तो 23 अगस्त 2023 को लैंड किया। ठीक है, अब एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि चंद्रयान-3 जो है ये कहाँ से लॉन्च किया गया? तो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया। ये है कहाँ? तो आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में है। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे सिंपल में पूछ लिया जाता है कि श्रीहरिकोटा किस राज्य में है? तो आंध्र प्रदेश में, और आंध्र प्रदेश में ही है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। अब यहाँ इंपॉर्टेंट ये बात है कि चंद्रयान-1, 2 और 3 ये तीनों को है ना यहीं से लॉन्च किया गया, यानी सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से ही लॉन्च किया गया है। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से थिम्पू किस देश की राजधानी है? तो ये है भूटान की राजधानी है थिम्पू। अब देखिए क्या है ना, पड़ोसी देश जितना भी है ये तो इम्पोर्टेंट देश है, उसका राजधानी और मुद्रा ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, बिहार के सभी एग्जाम में पूछा जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि भूटान की राजधानी है थिम्पू। ठीक है, अभी बिहार SSC CGL का जो 2022 का एग्जाम हुआ ना, उसमें ये पूछा गया था कि नगुल्ट्रम किस देश की मुद्रा है? तो भूटान के ही मुद्रा है नगुल्ट्रम। ठीक है, तो आपको अभी क्या बता रहे हैं, राजधानी बता देते हैं सबका। ठीक है, फिर कभी सेट मारते मारते क्या नहीं आपको मुद्रा बताते हैं, राजधानी बताते हैं, भाषा बताते हैं। तो अभी क्या है, पड़ोसी देशों की सबकी राजधानी बताएंगे। ठीक है, जैसे नेपाल की राजधानी कहाँ है? काठमांडू। ये जो थाईलैंड है इसकी राजधानी कहाँ है? तो इसको भी याद कर लेते हैं, बैंकॉक है। उत्तरी कोरिया की राजधानी कहाँ है? तो है प्योंगयांग। ठीक है, और चलते हैं पड़ोसी देश में, म्यांमार की राजधानी कहाँ है? नई पैताब है। चीन की राजधानी बीजिंग है। पाकिस्तान की राजधानी कहाँ है? इस्लामाबाद। बांग्लादेश की राजधानी ढाका। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल। मालदीव की राजधानी माले। श्रीलंका की राजधानी श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टे, ये प्रशासनिक राजधानी है। और एक है कोलंबो, ये वाणिज्यिक राजधानी है श्रीलंका की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ मिलकर आपराधिक मामलों की जांच के लिए पारस्परिक कानूनी सहायता संधि पर हस्ताक्षर किया है? तो इसका करेक्ट आंसर है बेल्जियम ने किया है। फिर से समझिए, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ, यानी कि बेल्जियम के साथ मिलकर आपराधिक मामलों की जांच के लिए पारस्परिक कानूनी सहायता संधि पर हस्ताक्षर किया है। ठीक है, और एक क्वेश्चन और याद रखना है कि जैव विविधता से के संरक्षण को लेकर भारत ने किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? जैव विविधता के संरक्षण को लेकर तो भारत ने नेपाल के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शून्य का आविष्कार किसने किया? तो इसका करेक्ट आंसर है आर्यभट्ट ने किया। ठीक है, आर्यभट्ट से क्वेश्चन आता है कि सूर्य सिद्धांतिका नामक ग्रंथ किसने लिखा? तो आर्यभट्ट ने ही लिखा। ठीक है, अब रही बात ये बराहमिहिर, इससे एक क्वेश्चन आता है कि पंच सिद्धांतिका के लेखक कौन है? तो बराहमिहिर है। ठीक है, और लीलावती का लेखक कौन है? तो वो है भास्कराचार्य द्वितीय। लीलावती किस पर आधारित है? ये गणित की पुस्तक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 50। प्रसिद्ध नारा करो या मरो किसने दिया था? तो ये गांधी जी ने दिया था। क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि प्रसिद्ध नारा
करो या मरो का नारा गांधी जी ने किस आंदोलन में दिया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में दिया था, ये ध्यान रखना है। और केसर ए हिंद की उपाधि किसे दिया गया? गांधी जी को दिया गया। तो साबरमती आश्रम की स्थापना किसने किया? गांधी जी ने किया था। अब इम्पोर्टेंट कुछ पत्रिका और पुस्तक है जिसके लेखक गांधी जी हैं, एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे कि माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ के लेखक कौन है? गांधी जी है। नवजीवन का संपादक कौन है? गांधी जी। यंग इंडिया के गांधी जी। हरिजन का गांधी जी। तो फिर से समझिए, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, नवजीवन, यंग इंडिया और हरिजन, ये सभी के लेखक कौन है? गांधी जी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संतरे में कौन सी विटामिन पाई जाती है? तो संतरा में विटामिन सी पाया जाता है। ठीक है, अब यहाँ विटामिन से क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसको देख लेते हैं। विटामिन की खोज किसने किया? तो काश्मीर फंक ने किया। अब क्या विटामिन का ना रासायनिक नाम पूछा जाता है, जैसे विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है, तो सबको यहाँ पर एक बार देख लेते हैं। ठीक है, जो मुख्य विटामिन है वो है विटामिन ए, बी, सी, डी, ई और के, ये 6 विटामिन जो मुख्य विटामिन है, इसके रासायनिक नाम आपको याद कर लेना है। क्या क्या है? जैसे विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल, बी का है थायमिन, और सी का है एस्कॉर्बिक एसिड, डी का है कैल्सीफेरोल, और ई का है टोकोफेरोल, और के का है फिलोक्विनिन। ठीक है, इसे याद कैसे रखना है? देखिए, इस पर एक लाइन बोलना है, रथ पर एक टॉफ़ी। पर को साइलेंट रखना है। ठीक है, पर को साइलेंट रखेंगे तो रथ एक टॉफ़ी। रथ एक से 4 विटामिन हो गया, ए बी सी डी। अब कौन कौन सा हो गया? देखिए, रथ से हो गया ए रेटिनॉल थायमिन, और एक से हो गया विटामिन सी का एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन डी का कैल्सीफेरोल, और टॉफ़ी यानी कि विटामिन ए का रासायनिक नाम है टोकोफेरोल, और विटामिन के का है फिलोक्विनिन। तो ऐसे आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या सौर सेल उपयोग करने का प्रमुख लाभ है? तो इसका करेक्ट आंसर है, इसमें गतिमान पुर्जे नहीं होते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना है। और एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि सौर सेल है ना किस ऊर्जा को किस में बदलता है? तो आपको ध्यान रखना, प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ठीक है, एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको याद रखना कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय कहाँ है? तो गुरुग्राम हरियाणा में है। मतलब एकमात्र ऐसा अंतर्राष्ट्रीय कोई संगठन है ना जिसका मुख्यालय भारत में है, इसलिए आपको याद रखना है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय हरियाणा के गुरुग्राम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल में कौन सी गैस की मात्रा सर्वाधिक होती है? तो सबसे ज़्यादा वायुमंडल में कौन सी गैस होती है? नाइट्रोजन होता है। ठीक है, और नाइट्रोजन कितना? 78% होता है। उसके बाद ऑक्सीजन 21% होता है, और उसके बाद क्या है? आर्गन। आर्गन जो है 0.93% होता है। और कार्बन डाइऑक्साइड का पूछा जाता है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड कितने, जैसे पूछ लिया वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी होती है, तो ये होता है, ये ज़्यादा कई बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड वाला था 0.03% है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, एक ये आपको ध्यान रखना है, नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा 78% और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% होता है। ठीक है, अब यहाँ पर इस टाइप के 2 और क्वेश्चन है, जैसे कि वायुमंडल में सबसे ज़्यादा पाई जाने वाला है नाइट्रोजन। अच्छा, मानव शरीर में सबसे ज़्यादा पाई जाने वाला तत्व कौन सा है? तो वो है ऑक्सीजन। और भूप्रकृति में सबसे ज़्यादा पाई जाने वाला तत्व कौन सा है? तो वो भी है ऑक्सीजन। तो यहाँ ऐसे समझ लीजिए कि भूप्रकृति में और मानव शरीर में सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन पाया जाता है, और वायुमंडल में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई वस्तु नियत त्वरण के साथ विराम से चलना शुरू करती है। ठीक है, तो ये क्या होता है? सीधे समय के वर्ग का समानुपाती होता है। कोई वस्तु नियत त्वरण के साथ विराम से चलना शुरू करती है तो सीधे समय के वर्ग के समानुपाती होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पारिस्थितिक पिरामिड का आधार सामान्यतः चौड़ा होता है और यह डैश की ओर संकीर्ण होता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ये शीर्ष की ओर संकीर्ण होता है। फिर से समझिए, देखिए, पारिस्थितिक पिरामिड का आधार सामान्यतः चौड़ा होता है और यह शीर्ष की ओर संकीर्ण होता है। जैसे देखिए, ये पिरामिड हो गया, पिरामिड ऐसे ही होता है। ठीक है, ये पिरामिड हो गया। तो पिरामिड में क्या है, क्या बोला कि आधार सामान्यतः चौड़ा होता है, ये चौड़ा होता है, और संकीर्ण किधर हो गया? शीर्ष की ओर संकीर्ण होता है, इधर संकीर्ण हो जाता है। तो वही क्वेश्चन पूछा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोई ऊष्मा इंजन 527 डिग्री सेल्सियस पर सूरज से ऊष्मा
लेता है और 27 डिग्री सेल्सियस पर वायुमंडल को ऊष्मा लौटा देता है। तो इंजन की दक्षता क्या है, कैपेसिटी इसकी क्या है, ठीक है। तो इसको कैसे निकालते हैं कैपेसिटी, तो तापमान जो है ना वो दोनों तापमान का अंतर, बड़े वाले और छोटे वाले का अंतर बटा बड़ा वाला तापमान गुना 100, यानी कि पहले का तापमान जैसे ये है, ठीक है, और दूसरे का ये है, तो बड़ा माइनस ये वाला दूसरा, अब बटे जो पहला है, पहला माइनस दूसरा बटे पहला गुना 100। तो ऐसे समझिए फिर से। और ये जो दक्षता निकालते हैं ना, ये केल्विन में निकालते हैं, जो ऊष्मा का जो कैपेसिटी है वो केल्विन में निकालते हैं। तो पहले इसको केल्विन में बदल देना है। तो T1 जो तापमान 1 है, इसको केल्विन में बदलेंगे ना, तो ये क्या होगा, 527 डिग्री सेल्सियस है, तो केल्विन में बदलें तो 273 जोड़ देते हैं, तो ये केल्विन में बदल जाता है, ठीक है। केल्विन में बदल जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 527 यानी कि 800 केल्विन हो जाएगा, ठीक है। और T2 जो है इसको भी 27 डिग्री सेल्सियस से केल्विन में बदलना है, तो 273 इसको जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 300 केल्विन, ठीक है। यानी कि तापमान जो प्रथम है वो 800 और दूसरा तापमान है वो 300 हो गया। तो ऐसे समझिए, तो दूसरा तापमान 800 माइनस पहला 300, अब बटा में पहला जो है मतलब पहला माइनस दूसरा बटा में पहला, यानी कि ऐसे समझ लीजिए बड़का माइनस छोटका बटे बड़का, ये जो बड़ा वाला है गुना 100, ये दक्षता निकल जाएगा, ठीक है। तो 800 में से 300 चला गया, 500 बट्टा 100 गुना 100 बटा में ये कितना 800 आया, तो ये 100 से दो शून्य चल गया। अब 8 से इसको काट दीजिए, 8 छः का 48, ठीक है। फिर आगे कितना, 8 छः का 48 है, और फिर बचिए कितना 2 यानी 20, तो 8 दूनी 16, ये आ जाएगा आंसर आपका 62.7% वाला, ये नहीं 62.5% ये आएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अब एक चीज़ यहाँ ध्यान रखना है, जैसे कि केल्विन में है ना, सेल्सियस में है, आपको केल्विन में बदलना है, और केल्विन को जो है फ़ारेनहाइट में बदलना है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको ये फॉर्मूला आपको एक नोट कर लीजिए, C/5 बराबर केल्विन माइनस 273 बटा 5 बराबर फ़ारेनहाइट माइनस 32/9। इससे क्या है, आप आसानी से निकाल सकते हैं। आप जैसे कि सेल्सियस में दिया है, केल्विन में निकालना है, तो ऐसे हो जाता है। देखिए ये 5 से 5 चला गया, अब यहाँ सेल्सियस है, यहाँ केल्विन माइनस 273, ये माइनस 273 इधर चला जाएगा, सेल्सियस में जुड़ जाएगा तो केल्विन में निकल जाता है। तो ऐसे आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दालचीनी पेड़ के किस भाग से एकत्र की जाती है, तो इसका करेक्ट आंसर है ये छाल से, पेड़ की छाल से दालचीनी प्राप्त करते हैं, ठीक है। इस टाइप से एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो कि एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि मलेरिया बुखार के लिए, जो मलेरिया ज्वर के लिए कुनेन की दवा है ना, वो पेड़ के छाल से, किस पेड़ की छाल से प्राप्त करते हैं, तो वो सिनकोना की छाल से प्राप्त किया जाता है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुक्रेज नामक एंजाइम शर्करा को बदल देती है, तो किस में बदल देती है, ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज में बदल देती है, ठीक है। अब यहाँ पर दो चीज़ और याद रखना है, माल्टेज जो है माल्टोज को ग्लूकोज में बदल देता है, तो माल्टोज को ग्लूकोज में कौन बदलता है, माल्टेज। पेप्सिन जो है प्रोटीन को पेप्टोन्स में बदल देता है, यानी कि प्रोटीन को पेप्टोन्स में कौन बदलता है, पेप्सिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि पृथ्वी अपने अक्ष के परितः तेजी से घूमने लगे तो प्रत्येक स्थान में यानी कि ध्रुवों को छोड़कर वस्तुओं के भार में क्या परिवर्तन होगा, तो इसका करेक्ट आंसर है भार में कमी हो जाएगी, ठीक है। फिर समझिए, यदि पृथ्वी अपने अक्ष के परितः तेजी से घूमने लगे तो प्रत्येक स्थान में यानी कि ध्रुवों को छोड़कर वस्तुओं के भार में कमी होगी, ये ध्यान रखना है। और एक चीज़ ये ध्यान रखना है कि पृथ्वी के सतह से न ऊपर या नीचे जाने पर जी का मान जो है, स्मॉल जी का मान ये घटता है, ठीक है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जी का मान अधिकतम कहाँ होता है, तो वो ध्रुवों पर होता है। जी का मान जो है अधिकतम ध्रुवों पर होता है, ठीक है, और जो न्यूनतम कहाँ होता है वो विषुवत रेखा पर होता है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूरेसिल पाया जाता है, तो यूरेसिल किस में पाया जाता है, इसका करेक्ट आंसर है ये आरएनए में पाया जाता है, ठीक है। अच्छा, आरएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के द्वारा कौन सी घटना घटती है, तो हीरे का चमकना क्या है, एक पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है,
इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। देखिए पूर्ण आंतरिक परावर्तन के उदाहरण से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको ध्यान रखना है जैसे टूटे हुए कांच का चमकना, ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है। रेगिस्तान में मरीचिका का बनना पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है। तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 62। 62 में पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन मोलस्का संघ के अंतर्गत आता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑक्टोपस जो है ये मोलस्का संघ के अंतर्गत आता है। अच्छा, जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ कौन सा है, तो वो है ऑर्थोपोडा संघ, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक पैराशूट के सहारे कोई आदमी नीचे उतरता है तो क्या होता है, वो सीमांत वेग से नीचे उतरता है। ठीक है। अच्छा, नीचे गिरने वाली वस्तुओं के लिए स्मॉल जी का मान धनात्मक होता है, ये ध्यान रखना है। नीचे गिरने वाली वस्तुओं के लिए जी का मान धनात्मक होता है और ठीक ऊपर जाने वाली वस्तुओं के लिए जी का मान ऋणात्मक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस में यांत्रिक ऊर्जा से ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित होता है। तो ये सितार के द्वारा क्या होता है, यांत्रिक ऊर्जा ध्वनि ऊर्जा में बदलता है। इस टाइप के भी क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है, डायनेमो। ठीक है। और मोमबत्ती रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश एवं ऊष्मा ऊर्जा में बदलता है। माइक्रोफोन किस में बदलता है, माइक्रोफोन जो है वो ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। लाउड स्पीकर जो है विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बोरेक्स का सूत्र है, तो इसका करेक्ट आंसर है Na2B4O7 10H2O। फिर समझिए, बोरेक्स का सूत्र है Na2B4O7 10H2O। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रोड्यूसर गैस में नाइट्रोजन की मात्रा होती है, तो इसका करेक्ट आंसर है 60% नाइट्रोजन की मात्रा होती है। देखिए क्वेश्चन डायरेक्ट सिंपल पूछ लिया जाता है कि प्रोड्यूसर गैस किसका मिश्रण है, तो प्रोड्यूसर गैस में कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन का मिश्रण है। ठीक है। और एक है जल गैस, जल गैस में क्या होता है, उसमें भी होता है कार्बन मोनोऑक्साइड और जल होता है, H2O हाइड्रोजन होता है। ठीक है। देखिए जल का सूत्र क्या होता है, H2O, तो जल वाले में H2 रहेगा। ठीक है। और प्रोड्यूसर गैस में रहेगा N2, बाकी CO दोनों में कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस N2 हो गया प्रोड्यूसर गैस, और कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस H2 हो गया जल गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा LPG में कौन कौन सा गैस पाया जाता है, तो LPG में ब्यूटेन और प्रोपेन पाया जाता है। इसे याद कैसे रखना है, कभी भूले नहीं। तो LPG जो सिलेंडर होता है ना, उसको उठाते हैं तो BP बढ़ जाता है, BP यानी ब्यूटेन और प्रोपेन उसमें पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भोजन विषाक्त करने वाले प्रमुख जीवाणुओं में कौन शामिल नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर है ये हीमोफिलस पर्टुसिस। हीमोफिलस पर्टुसिस जो है भोजन विषाक्त करने वाले प्रमुख जीवाणुओं में शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी एवं चंद्रमा के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर है ये कहलाता है सिस लूनर। दोनों के बीच की दूरी सिस लूनर कहा जाता है। कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी क्या है, कितना है, तो 3,84,400 किलोमीटर है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी 3,84,400 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कांच में किस पदार्थ को मिलाने से कांच का रंग हरा हो जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर है फेरस ऑक्साइड मिलाने से क्या कांच का रंग हरा हो जाता है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि आतिशबाजी के दौरान हरा रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है, तो बेरियम की उपस्थिति के कारण होता है हरा रंग। अच्छा, आतिशबाजी में लाल चटक रंग किसके कारण होता है, तो स्ट्रोंशियम के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अस्थिर ताप पर किसी गैस की निश्चित मात्रा का आयतन उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यह नियम संबंधित है, तो इसका करेक्ट आंसर है यह वायल के नियम से। वायल का नियम क्या है, अस्थिर ताप पर किसी गैस की निश्चित मात्रा का आयतन उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी ये हो गया। और चार्ल्स का नियम क्या कहता है, तो चार्ल्स का नियम है कि अस्थिर दाब पर किसी गैस की निश्चित मात्रा का आयतन जो है उसके परम ताप के समानुपाती होता है। ठीक है, ये हो गया चार्ल्स का नियम, तो ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सदिश राशि नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर है ये घनत्व जो है सदिश राशि नहीं है, बाकी विस्थापन, भार और आवेग ये सदिश राशि है, और घनत्व जो है ये एक
अदिश राशि है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। देखिए सदिश राशि में क्या होता है, परिणाम और दिशा दोनों होता है, और अदिश राशि में केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको सबसे अधिक कंप्यूटर स्मृति की आवश्यकता होती है? तो इसका करेक्ट आंसर है ग्राफिक्स, ध्वनि और इमेजिंग, ये सभी के लिए कंप्यूटर स्मृति की आवश्यकता होती है। इसका आंसर होता है उपर्युक्त सभी। अब एक क्वेश्चन यहाँ याद रखना है कि कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? तो सीपीयू को कहा जाता है। अच्छा, रैम का फुल फॉर्म क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये जो रैम है ना, इसका फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। और एक है रोम, इसका फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। और एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन याद रखना है कि दुनिया का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर कौन सा है? तो वो है फुगाकू, जापान का है। फुगाकू सुपर कंप्यूटर जापान का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताप नियंत्रण एवं पेशीय संकुचन निम्नलिखित में से किस ऊतक द्वारा होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है संयोजी ऊतक के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 74, कौन सा युग्म असत्य है? जो असत्य कौन सा है? साइनो जो कोबाल्मिन है, तो ये विटामिन B12 ये सही है। अब पायरिडॉक्सिन का रासायनिक नाम किसका है? ये विटामिन B6 का है। तो देखिए पायरिडॉक्सिन 6 ऐसे रिलेट करके याद भी रखना है। अब विटामिन ई का क्या है? तो अभी पीछे क्या बताया था सूत्र, रथ पर एक टॉफी, यानी विटामिन ई और के जो लास्ट वाला था टॉफी, यानी कि टोकोफेरोल होगा, है ना। अब के का है फिलोक्विनिन, तो टोकोफेरोल है विटामिन ई का रासायनिक नाम, यानी कि राइबोफ्लेविन ये दिया, ये गलत है, ठीक है। अब विटामिन B1 का है थाइमिन, ये सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी गलत है, ठीक है। विटामिन ई का टोकोफेरोल हो गया। और राइबोफ्लेविन किसका मालूम? विटामिन B2 का रासायनिक नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुयान के टायरों में भरी जाती है। तो वायुयान के टायरों में क्या भरा जाता है? तो नाइट्रोजन गैस भरा जाता है। नाइट्रोजन से पिछले क्वेश्चन क्या आता है? वायुमंडल में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला गैस कौन सा है? नाइट्रोजन है, ठीक है। वायुमंडल के टायरों में भरी जाती है कौन सा? नाइट्रोजन है। अच्छा, सबसे हल्की गैस कौन सा है? तो हाइड्रोजन है। और हीलियम की खोज किसने किया? तो पियरे जेन्सन ने किया। पियरे जेन्सन और लोकेयर, ये ध्यान रखना है। ऑक्सीजन की खोज किसने किया? प्रिस्टले ने किया। और नाइट्रोजन की खोज किसने किया? तो रदरफोर्ड ने किया। यहाँ ऑक्सीजन से एक चीज़ और याद रखना है, ऑक्सीजन की खोज प्रिस्टले ने किया और हंसाने वाली गैस की भी खोज प्रिस्टले ने किया। एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है, ठीक है, ये ध्यान रखना है दोस्तों। यहाँ से मैथ और रीजनिंग का क्वेश्चन शुरू होता है। तो मैथ और रीजनिंग का हम अलग से वीडियो अपलोड करेंगे, कुछ वीडियो अपलोड आप स्पेशल तैयार करके, जो कि आपको सिलेबस और पैटर्न के आधार पर मेन उसका जो मैथ और रीजनिंग का बनाने का मेन प्रोसेस होता है, थ्योरी आप आसानी से समझ सकें और शॉर्टकट में आपसे बन जाए, तो कुछ वीडियो उस टाइप के अपलोड करेंगे। अभी साइंस और जीके का क्वेश्चन की तैयारी शानदार आप करवा रहे हैं हम, ठीक है। मैं क्या है कि मुझे टाइम नहीं मिल पाता है ताकि आपको मैथ और रीजनिंग का भी वीडियो अपलोड कर सकूं। मैं ऑलरेडी सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब में हूं, इसलिए कोई भी एक टॉपिक का ही मैं वीडियो बना पाता हूं पूरे दिन भर में। शानदार वीडियो बनाने के लिए क्या टाइम लगता है, आप चाहूँ तो मैं मैथ रीजनिंग और सब वीडियो बना दूँ, लेकिन नहीं, जो भी मैं पढ़ाता हूँ बेहतर और शानदार तरीके से, ताकि आपके एग्ज़ाम में बेहतर तरीके से काम आए और आप सफल हो, ठीक है। तो पढ़ाने में मज़ा आता है। तो इस तरह से आपका है ना सेट नंबर 22 का है ना जीके और साइंस का पूरा क्वेश्चन होता है समाप्त। और पिछले वीडियो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर है अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और आज का क्वेश्चन है कि सापेक्ष आर्द्रता ये किसके द्वारा नापी जाती है? तो इसका आंसर आप कमेंट में दीजिएगा। और एक चीज़ हमेशा याद रखना है कि आपकी मुस्कान एक अनमोल खजाना है, इसे छोटी छोटी बातों में खोने ना दें।